नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। जैसा कि आज आपका मुख्य विषय आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। आप दोस्तों आज अपने ग्रामीण विकास के बारे में पढ़ेंगे और ग्रामीण विकास के बारे में जानेंगे और अपने सिलेबस का ये मुख्य बिंदु भी है। काफ़ी इजी चैप्टर है दोस्तों, वैसे सभी चैप्टर इजी है, लेकिन शुरू में तो दोस्तों ये ग्रामीण विकास है, थ्योरी का पार्ट है। अपन देखेंगे कि ग्रामीण विकास से क्या तात्पर्य है, इसके मुख्य बिंदु कौन से हैं। फिर अपन देखेंगे कि ग्रामीण विकास में लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में साख की आवश्यकता होती है, तो वो कैसे साख की व्यवस्था करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका अपन अध्ययनवार या बिंदुवार इसका अपन अध्ययन करेंगे। ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा थ्योरी है इसमें ग्रामीण विकास में। फिर अपन इसको धीरे धीरे अपन अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आप अपने नोटबुक तैयार कर ले और तैयार हो जाओ। तो दोस्तों ग्रामीण और विकास, ग्रामीण विकास दोस्तों यहाँ पर दो शब्दों से बना हुआ है, ग्रामीण प्लस विकास। यहाँ एक वर्ड है दोस्तों आपके पास ग्रामीण, ग्रामीण यानी रूरल दोस्तों। एक होता है ग्रामीण, शहरी को बोलते हैं अपन दोस्तों अर्बन, ग्रामीण रूरल। देखो दोस्तों पहले तो अपन को ये पता चलना चाहिए कि ग्रामीण होता क्या है, ग्रामीण एरिया को अपन कैसे परिभाषित करते हैं दोस्तों। तो ग्रामीण एरिया के लिए दोस्तों अपने पास वहाँ की जो पॉपुलेशन हो, जो वहाँ की जनसंख्या हो दोस्तों, वो 5,000 तक जिस गांव की जनसंख्या होती है उसको अपन ग्रामीण क्षेत्र में शामिल करते हैं। जिस गांव की या जिस क्षेत्र की जनसंख्या, जिस एरिया की जनसंख्या 5,000 तक हो उसको अपने ग्रामीण एरिया में शामिल करते हैं। सर और कौन सी विशेषता है दोस्तों? दूसरी इसकी विशेषता है कि ग्रामीण क्षेत्र उसी क्षेत्र को कहेंगे जहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन हो, जहाँ कृषि व पशुपालन हो, एग्रीकल्चर हो, मतलब कि मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन हो। और तीसरा है वहाँ का जनसंख्या घनत्व, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो। जनसंख्या घनत्व कितना हो? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो, तो उसको दोस्तों अपन ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। अब इसके बारे में दोस्तों अपन बात करेंगे विकास की और ग्रामीण विकास की बात करेंगे। तो आप नोट डाउन करें, ग्रामीण विकास हेडलाइन डालें और वहाँ पर आप लिखिए ग्रामीण क्षेत्र का, नोट्स में लिखेंगे आप ग्रामीण क्षेत्र का आशय, नीचे लिखेंगे ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 5,000 तक हो, 5,000 तक हो। ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 5,000 तक हो। नंबर 2 डालेंगे जिसमें लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन हो। तीसरा पॉइंट डालेंगे दोस्तों आप, वह क्षेत्र जिसका जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो, 400 व्यक्ति से कम हो। तो ऐसा क्षेत्र दोस्तों आपका कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है। वैसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आना नहीं, लेकिन वो पता होना चाहिए भाई। एक ग्राम है, ग्राम में मुख्य लोगों का व्यवसाय क्या होता है आपको पता ही है ना? क्या होता है बताओ? कृषि नहीं होता क्या? पशुपालन नहीं होता क्या? अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, उनका पशुपालन होता है। ठीक है, और जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5,000 और वर्ग किलोमीटर कितना आपका घनत्व है? 400। ये तो हो गया दोस्तों ग्रामीण का। अब नेक्स्ट करते हैं अपन दोस्तों विकास की बात करते हैं। फास्ट बोल रहा हूँ तो दोस्तों आप इसको रोक के भी देखो। एक तो दोस्तों अपने आप नोट्स में साइड में लिखेंगे, 2 वर्ड आते हैं आपके, मैंने पहले भी बताया था आपको। एक होता है आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक समृद्धि क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ।
आप फटाफट लिखते जाएंगे, मेरा समझाया हुआ है दोस्तों, फिर मैं बता दूंगा। देखो दोस्तों, एक होता है आपका आर्थिक विकास, आर्थिक, और एक ये होता है विकास, जिसको अपन बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो दोस्तों, आर्थिक विकास होता है, एक होती है आर्थिक समृद्धि। जो आर्थिक समृद्धि होती है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वो आर्थिक विकास का भाग होती है, आर्थिक विकास का भाग होती है। तो सर आर्थिक समृद्धि क्या होती है? तो आर्थिक समृद्धि दोस्तों किसी भी देश की जीडीपी में वृद्धि, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि, किसी भी देश के उत्पादन में वृद्धि, या देश की वास्तविक आय में जो वृद्धि होती है, उसे अपन आर्थिक समृद्धि कहते हैं। तो नोट डाउन करेंगे। किसी, आप नोट्स में नोट लगा के साइड में लिखते चलेंगे ना। विकास का अपने इधर एक नया फैक्ट आया, तो अपने इन फैक्ट्स को अपनी कॉपी के आधे पेज के इधर लाइन खींच के इधर नोट डाउन करना है। देखेंगे, किसी देश की जीडीपी में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, किसी देश की जीडीपी में वृद्धि, देश के उत्पादन में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि आदि आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि कहलाती है। ठीक है, यह विकसित देशों से संबंधित होती है, यह विकसित देशों से, यह विकसित देशों से संबंधित होती है। यह एक परिमाणात्मक माप है, यह एक परिमाणात्मक माप है। यह आगे वो लिखेंगे, यह आर्थिक विकास का भाग होती है, आर्थिक विकास का भाग होती है। देखो दोस्तों, ये रहा इकोनॉमिक ग्रोथ और ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आपका क्या आता है? इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि आती है। तो यह इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भाग होता है। चित्र भी आप बनाएंगे दोस्तों। अब अपन बात करेंगे आर्थिक विकास क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो दोस्तों आप नोट करेंगे आर्थिक विकास क्या होता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको पहले, आर्थिक विकास क्या होता है। जब दोस्तों देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में, आर्थिक समृद्धि में, ये दोस्तों आपकी आर्थिक समृद्धि है, ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। जब देश की आर्थिक समृद्धि में, कहने का मतलब जब देश की आर्थिक समृद्धि में, देश की आर्थिक समृद्धि क्या हो गई? जीडीपी में वृद्धि है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि है, आपने उत्पादन खूब कर लिया, ठीक है, या आपने इकोनॉमिक ग्रोथ खूब कर ली, ठीक है, मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ खूब कर ली। यदि इकोनॉमिक ग्रोथ में, यदि आपके देश में इकोनॉमिक ग्रोथ खूब है, ठीक है, जीडीपी उत्पादन खूब बढ़िया हो रहा है, लेकिन आप उस देश की शिक्षा का क्या विचार है, स्वास्थ्य का क्या विचार है, ओके, गरीबी में क्या है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, इन फैक्टर्स को भी तो लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ में, आप इकोनॉमिक ग्रोथ में वहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी और बेरोजगारी, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गरीब, बेरोजगारी नहीं, गरीबी नहीं, शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होनी चाहिए। इन चीज़ों को भी आप, इन फैक्टर्स को भी शामिल कर लेते हैं आर्थिक समृद्धि में। इसका मतलब वो आपका क्या हो गया दोस्तों? आर्थिक विकास। आप समझ गए होंगे आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है। तो आप नोट डाउन करें, आर्थिक विकास क्या होता है? जब आर्थिक समृद्धि में, जब आर्थिक समृद्धि में, या ऐसे लिख लो, जब, चलो ये लिख लो, जब किसी देश की, जब किसी देश की आर्थिक समृद्धि में, काटापीटी मत करना, होगा तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है। जब किसी देश की आर्थिक समृद्धि में, आर्थिक समृद्धि में सारा आ गया, आर्थिक समृद्धि में शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी का नहीं होना, गरीबी व बेरोजगारी का नहीं होना, गरीबी व बेरोजगारी का नहीं होना, आदि तत्व भी शामिल कर लिए जाए तो इसे आर्थिक विकास कहते हैं। छोटा सा पॉइंट था दोस्तों, मैंने बड़ा फास्ट समझाया आपको।
टाइम में अभाव है, ठीक है, आपने ये कर लिया। अब दोस्तों अपन बात करें अर्थशास्त्र में विकास क्या होता है, ग्रामीण विकास अपन देखेंगे। रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास क्या होता है दोस्तों? सीधी सी बात है, एकदम नॉर्मल समझने की बात है, कोई रटने वाला है ही नहीं। रटने वाला एग्जाम में आने वाला मैं आप खुद ही बता दूंगा आपको, टेंशन मत करो आप। ग्रामीण विकास, अरे ग्रामीण विकास यानी गाँवों का विकास करना है अपने को। अरे गाँवों का विकास कैसे होगा बताओ? आप कहोगे सर गाँवों का विकास कैसे होगा? वहाँ पर आधारभूत सुविधाएं दो, आधारभूत सुविधाएं दो। कहने का मतलब परिभाषा में आप डाल देंगे आधारिक संरचनाओं का विकास हो। किसका विकास हो दोस्तों? ग्रामीण विकास कब होगा? जब आधारिक संरचनाओं में क्या हो? विकास हो। आधारिक विकास हो या आधारिक संरचनाओं का क्या क्या हो? सुधार हो। या अपन दूसरा वर्ड क्या देखेंगे? आधारिक संरचनाओं या विकास में सुधार हो, या ग्राम का समग्र विकास हो। क्या हो? समग्र विकास, जिसका एक वर्ड आता है, हमने बहुत बार सुना होगा, गांव का सर्वांगीण, गांव का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास क्या होता है? वही आर्थिक विकास वाली बात आ गई, सब आ गई आर्थिक विकास में। उसी प्रकार गांव का सर्वांगीण विकास हो, मतलब गांव का सभी फैक्टर्स की ओर, सभी वस्तुएं या सभी फैक्टर्स आ जाने चाहिए। सर्वांगीण विकास मतलब चारों ओर से उसका विकास होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए देखो दोस्तों, आपके आधारभूत संरचनाओं में गांव का कैसे विकास अपन मानेंगे? आप सभी को पता है गांव के आदमी होंगे, शहर के से भी जानते हो, गांव में क्या होनी चाहिए भाई? सड़क होनी चाहिए, बिल्कुल, सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था हो गई, मतलब बिजली की व्यवस्था। ओके दोस्तों, और क्या होना चाहिए आप बताओ? ग्रामीण क्षेत्र में क्या रहते हैं ज़्यादातर लोग, कौन होते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल सर, लोग ज़्यादातर कृषि पर निर्भर रहते हैं। तो बिल्कुल, अब आप कृषि की बात कर लो। कृषि में क्या होता है? लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लोगों को साख मिलना चाहिए। साख एक वर्ड दोस्तों बहुत बार आएगा, और ये वर्ड बड़ा कंफ्यूज होता है, यार क्या है साख? भाई साहब कुछ नहीं है साख, एक ही नाम याद रख लो, साख यानी ऋण ही होता है। सर ये ऋण क्या होता है? अरे भाई साहब लोन होता है रे, लोन होता है। और क्या? चिकित्सक क्या होता है? डॉक्टर होता है, ठीक है। इसी प्रकार लोन, जो कृषि में लगे हुए लोग उनको क्या मिलना चाहिए? लोन मिलना चाहिए। और क्या मिलना चाहिए? कृषि में थोड़े लगे रहते हैं, उद्योगों में भी लगे रहते हैं। अरे गाँवों में उद्योग नहीं होंगे क्या? कुटीर उद्योग नहीं होते क्या? सर ये कुटीर क्या आ गए? अरे कुटीर क्या? छोटे उद्योग है, छोटे उद्योग आ गए। कृषि है, पशुपालन है, उन लोगों को क्या मिलना चाहिए? लोन की सुविधा भी मिलनी चाहिए। तो ये सारे मतलब ग्रामीण विकास के जो फैक्टर्स है। तो दोस्तों अपने ग्रामीण विकास की परिभाषा कुछ लिख लेते हैं। तो दोस्तों आप हेडलाइन डालेंगे ग्रामीण विकास। देखो, ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्राम की आधारभूत संरचना का विकास करना है। ग्रामीण विकास से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्र की आधारभूत संरचना का विकास करना है। आधारभूत संरचना का विकास करना है। ग्रामीण विकास से तात्पर्य क्या होगा दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्र की, रूरल एरिया की जो आधारभूत संरचना है उसका मेरे को क्या करना है? विकास करना है। और वही दोस्तों आपकी क्या होगी वो दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी? ग्रामीण विकास। ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास करना है, या आप इसको ग्रामीण संरचना विकास करना है, या आधारभूत संरचना को मजबूत करना है। ये दोस्त परिभाषा है, ऐसा कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला, वैसे आपको नोट्स बनाने हैं। आधारभूत संरचना को मजबूत करना है, ये दोस्तों आपका हो गया। अब इसमें क्या क्या आ गया? अर्थात आप लिखेंगे इसमें, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में क्या करना है? ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, सड़क निर्माण, है ना,
दोस्तों आदि का क्या करना है, अपने को विकास करना है। अर्थात आधारभूत संरचना को मजबूत करना, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, सड़क निर्माण, कृषि विकास भी लिख लो, कृषि विकास, कृषि का विकास आदि का विकास ही ग्रामीण विकास कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ग्रामीण विकास कहलाता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, उतार लो। या अपन वो लिखते चलेंगे इसमें परिभाषाओं में, यहाँ मैं लिखते जाता हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास से है। ये एनसीईआरटी की परिभाषा है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे आप, ग्रामीण विकास का तात्पर्य, ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास से है, विकास है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही, जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही जनता या ग्रामीण क्षेत्र, दोस्तों मैं मुखी की बोल दूं क्या, जनता का निवास कर रही जनता का आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान करके, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान करके उनके जीवन स्तर को ऊपर करना है, उत्थान करके उनके जीवन स्तर में उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। ये लो दोस्तों, उतारते रहना आप आराम से पॉज करके वीडियो को। दोस्तों देखो, ग्रामीण विकास का तात्पर्य एनसीईआरटी बुक से ली हुई है दोस्तों, ये परिभाषा है, उनका मिश्रण किया हुआ है दोस्तों। ग्रामीण विकास का तात्पर्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के उस समग्र विकास है, मैंने पहले बता दिया, समग्र विकास है, सर्वांगीण विकास, उस समग्र विकास है, ऑल डेवलपमेंट से है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही जनता का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से उत्थान करना है उनका, और जीवन स्तर में सुधार लाना है। दोस्तों एक वर्ड समझेंगे, आर्थिक, निवास करी जनता को आर्थिक, आपको क्या करना है? आर्थिक उत्थान करना है। कैसे होगा आर्थिक उत्थान? पैसे आने चाहिए भाई साहब लोगों के पास। कैसे है गाँव के लोगों के पास पैसे? पहले बात अपन देखेंगे, पैसा कैसा आता है? व्यवसाय से आता है, एक्टिविटीज़ से आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अब चलेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों की एक्टिविटीज़ कौन सी हो गई बताओ दोस्तों? कृषि हो गई, पशुपालन हो गया, छोटे मोटे उद्योग हो गए। ओके दोस्तों, तो वो क्या करेंगे? उनका आर्थिक कर रहा है तो अपन उनके धंधों की बात करेंगे। जी, धंधों में उनके मुख्य क्या है? कृषि है या पशुपालन है। यदि पशुपालन की बात करें तो आप उनको डेयरी उद्योग खुलाओ, मुर्गी पालन करवाओ, दूध बेचेंगे, दही बेचेंगे, घी बेचेंगे, तो उनके पास अच्छा पैसा आएगा। तो सरकार को क्या करना चाहिए? उनको सस्ती मात्रा में क्या करना, उपलब्ध करवाना चाहिए किसानों को। या पशुपालकों को बात करें तो पशुपालकों को सस्ती मात्रा में, जो अपन को नहीं देते क्या पशुओं को आहार वगैरह, वो सस्ती मात्रा में उपलब्ध करना चाहिए। यदि कृषि की बात करें तो कृषि में उनको क्या देनी चाहिए? सब्सिडी देनी चाहिए। खाद, यूरिया वगैरह है उनके लिए उनको क्या करना चाहिए? पैसा देना चाहिए, जिससे कि क्या वो सस्ती मात्रा में खरीद सके। या अच्छे बीज देने चाहिए जिससे कि उनकी उर्वरकता शक्ति भूमि की बढ़े, जिससे कि अनाज या उत्पादकता में वृद्धि हो, जिससे कि क्या उनके बेचने के लिए पास ज़्यादा उत्पादकता हो, इसलिए वो ज़्यादा बेच सके और अच्छा पैसा कमा सके। सामाजिक कैसे करना? सामाजिक उत्थान, अरे सामाजिक उत्थान में जैसे रूढ़िवादी परंपरा है, जैसे मृत्यु भोज में पैसे वगैरह खर्च कर रहे हैं दोस्तों, है ना, तो उनको क्या करना है? कम करवाना चाहिए। शादी विवाह में आदि में पैसे कम करवाना चाहिए, जिससे कि उनके पास पैसे की बचत होगी, तो उनका क्या होगा? सामाजिक उत्थान भी होगा। और सांस्कृतिक उत्थान कैसे होगा? संस्कृति का भी उनको ध्यान रखना है, गाँव की क्या संस्कृति है, कैसे रहते हैं, उनका भी उनको ध्यान रखना है, इसी भी कार्यों के सारे के। और उनके जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल में भी उनको सुधार करना है। जीवन स्तर में क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। जीवन स्तर कैसे सुधार होता है बताओ दोस्तों? जब उनको शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा। अरे बीमार पड़ा है, क्या जीवन स्तर सुधारोगे? पहले तो उनको सही करो बेचारों को। पहला कहता ना, पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया। तो पहले तो सुधारो स्वास्थ्य से उनकी काया, और फिर उनका करो आर्थिक उत्थान, उससे आए उनके घर में माया।
ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। वैसे इसे समझा दिया, ज़्यादा समझाने वाला मैटर है नहीं, इसलिए अपन ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये अपने ग्रामीण विकास की अपनी कुछ परिभाषाएं हो गई। ठीक है, अब अपन देखेंगे ग्रामीण विकास के मुख्य बिंदु। बता लेना दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना भाई जल्दी। है नहीं दोस्तों, अभी कुछ है नहीं, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन अभी मेरे को इससे खुशी नहीं हो रही भाई। कब वो क्वेश्चन आए जो एग्जाम में आए हुए हैं आएंगे, उन क्वेश्चनों को मैं लाना चाहता हूँ फटाफट। ठीक है ना, तो फिर भी देखो दोस्तों, कराना अपना है, इनको तो कराना ही पड़ता है। जब तक आप इनकी मुख्य रूपरेखा, ग्रामीण क्या होता है, ग्रामीण विकास क्या होता है, उसका नहीं पता चले तो आपको पता नहीं चलना चाहिए। तो ग्रामीण विकास के अपन मुख्य तथ्य देखेंगे दोस्तों। अपन देखेंगे अब ग्रामीण विकास के मुख्य तत्व है या मुख्य तथ्य मान लो, मुख्य तथ्य मान लो। ठीक है, ग्रामीण विकास पता चल गया। गांव की जनता है, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, पशुपालन है, डेयरी उद्योग है, मुर्गी पालन है। ठीक है दोस्तों, उनका अपन को विकास करना है, किसानों का विकास करना है, उनको पैसा देना है, गांव में जल, पानी, सड़कें, बिजली आदि की व्यवस्था करनी है। ये आप ग्रामीण विकास का एक आपके मतलब एक छोटा बन जाना चाहिए भाई। हाँ, गांव है, अपने गांव में आ गए और गाँव का अपन को ये विकास करना है। अब देखो दोस्तों, ग्रामीण विकास एक काफ़ी विस्तृत चैप्टर है। अब जैसे अपने सिलेबस में कृषि नहीं दे रखा, लेकिन ग्रामीण विकास में कृषि आ गई। अब कृषि आ गई तो वहाँ जैविक खेती भी आ गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आ गई। उनको भी अपन को दोस्तों धीरे धीरे कवर करना पड़ेगा। तो काफ़ी लंबा होने वाला है ये चैप्टर दोस्तों। तो अपन ग्रामीण विकास के मुख्य तथ्य देखेंगे कि ग्रामीण विकास के मुख्य मुख्य तत्व किस पर बात की जाए। तो दोस्तों अपन किस किस पर बात करेंगे, तो अपन बात करेंगे ग्रामीण विकास में क्या अपन को शिक्षा पर बात करनी चाहिए मुख्य तत्व में, बिल्कुल। क्या आपको स्वास्थ्य पर बात करनी चाहिए, बिल्कुल बात करनी चाहिए। क्या आपको साख पर बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। क्या आपको इसमें रोजगार पर बात करनी चाहिए, आपको बेशक बिल्कुल बात करनी चाहिए। शिक्षा पर होगी बात, स्वास्थ्य पर होगी, साख पर होगी, रोजगार पर होगी, सड़क निर्माण पर भी होगी, और गाँव के स्वच्छता प्रोग्राम हैं उन पर भी होगी। ये तो दोस्तों मुख्य तथ्य रहने वाले हैं। फिर दोस्तों अपन इनकी मुख्य योजनाएं भी पढ़ेंगे। अभी तो बैंकों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन ग्रामीण क्षेत्रों को या कृषकों को लोन देता है। साख के प्रकार देखेंगे, कितनी प्रकार की साख होती है, लोग गांव में साख किस किस आधार पर लेते हैं, उद्देश्य के आधार पर लेते हैं, उद्देश्य के आधार पर लेते हैं, और अपने कार्यों के लिए भी लेते हैं, बैंक से लेते हैं। और जैसे अपने दो ऋण हो जाएंगे, संस्थागत ऋण और बताओ देखिए, एक तो संस्थागत ऋण और एक गैर संस्थागत ऋण भी लेते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इनके बारे में धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। तो अपन ग्रामीण विकास के मुख्य तथ्य दोस्तों शिक्षा, स्वास्थ्य, साख, रोजगार, सड़क, व्यवस्था आदि मैंने आपको डायग्राम के द्वारा बताए। अब इनको अपन मुख्य बार पॉइंटों से लिख लेते हैं। तो दोस्तों आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। नंबर 1, देखो ग्रामीण क्षेत्रों में नंबर 1 मुख्य तथ्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व गैर कृषि रोजगार द्वारा, हम लिखते जाएंगे दोस्तों, है ना, लिख लेंगे ना। ग्रामीण क्षेत्र, आप मेरे को कमेंट करके बताना कि सारा मैटर लिखवाना है या कुछ मौखिक भी बोल सकता हूँ, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य बिंदु, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व गैर कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व गैर कृषि रोजगार द्वारा निर्धनता में आपको कमी करनी है। तो आप लिखेंगे गैर कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व गैर कृषि रोजगार द्वारा निर्धनता में कमी करना। दोस्तों ये थ्योरी है एकदम, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप एक दो बार रीडिंग कर लोगे तो हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक से है दोस्तों ये सभी, ना, तो उनको अपन बुक से भी अपन को लेना बहुत जरूरी था कि क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व गैर कृषि रोजगार द्वारा अपने गाँव में क्या करना है, अपन को निर्धनता में कमी करनी है। नंबर 2 देखेंगे जैविक खेती को बढ़ावा देना, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती को बढ़ावा
देना, ये भी ग्रामीण विकास में मुख्य तत्व में। अब देखो जैविक खेती क्या होती है दोस्तों, अलग से लेंगे इसका भी, फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑर्गेनिक खेती जानते हो क्या? एक होती है रासायनिक खेती। रासायनिक खेती कैसे? जैसे अपन उसमें कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। आप देखते हो कीटनाशक क्या होता है, ये वर्ड्स का ही पता नहीं रहता कईयों को। मैं बता देता हूँ, आपने अपने घर के आसपास नींबू का पेड़ देखा होगा, बील का पेड़ देखा होगा। उन बील के पेड़ ही, उनको पत्तों को देखा करो आप दोस्तों। उन पत्तों को क्या होते हैं कि जो लट वगैरह होती है ना, कीट वगैरह, उन पत्तों को देखो आप, जिससे पूरा पत्ता सही होता है, उस पत्ते को कुछ कुछ जगह काट देती है। कुछ कुछ पत्तों को, आप नींबू के पत्तों को देखा होगा, वो काट देती है। वो लट सी होती है ना, जो कीट होता है उस पत्तों को काट देता है। और उस लट को मारने के लिए जो अपन कीटनाशक काम में लेते हैं, कीट को नाश करने वाला एक स्प्रे आता है। आप स्प्रे लो, बोतल में, बोतल आती है ना मार्केट में, बोतल को अपन पानी उसमें डाल देते किसी बोतल में, फिर थोड़ा उसको बंद कर देते, फिर स्प्रे कर देते उस पर। तो आप उस लट पर स्प्रे करो दोस्तों, आप वो लट मर जाएगी और वो पत्ते क्या हो जाएंगे, एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। आगे से वो पत्ते कटे हुए नहीं रहेंगे। तो वो क्या होती है, वो लट होती है, जो कीट होता है उस पत्तों को काट देता है। तो उन कीट को विनाश करने के लिए जो अपन काम में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, कीटनाशक। या जमीन में भी लट वगैरह लग जाती है, कीड़े वीड़े लग जाते हैं, तो अपन स्प्रे वगैरह करते हैं, आपने देखा होगा। तो वो क्या होता है, जीव में वो जो कीड़े वगैरह होते हैं ना जमीन के अंदर फसलों में, तो वो भी मर जाते हैं। तो उसको अपन बोलते हैं कीटनाशक है। तो अब ये वर्ड बहुत बार आता है दोस्तों, तो इसका लोगों को पता ही नहीं रहता क्या होता है कीटनाशक। ये होता है आपका कीटनाशक, जो दवाई अपन काम में लेती है। ठीक है दोस्तों। अब एक होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, जैविक खाद बनाया जाता है दोस्तों। ये सर, ये क्या होता है जैविक खाद? ये वर्ड बड़ा इजी, लेकिन कईयों को पता ही नहीं रहता इन वर्ड्स का। जब वर्ड्स का पता नहीं लगता है ना, तो वो चैप्टर आपको लगता है बड़ा बोरिंग सा। देखो दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ। इसमें जैविक खाद, जैविक खाद कैसे बना, या तो अपने दोस्तों पशुओं से उनसे बना लो, या दोस्तों इस खाद में क्या होता है, एक केंचुआ छोड़ा जाता है। केंचुआ, केंचुआ, केंचुआ कौन सा होता है दोस्तों, जानते हो क्या? क्या बोलते हो उनको? अरे केंचुआ क्या छोटा सा होता है, ऐसे शाम जैसा छोटा सा, छोटे छोटे होते, खाते नहीं है वो क्या उस खाद में पूरे दिन घूमते रहते हैं, उस खाद को एकदम उपजाऊ बनाते हैं। दोस्तों जो अपन जैविक खेती करते हैं, तो उससे अपन जो क्या होता है, अपनी फसलें क्या होती है, अपनी साग सब्जियां, फल फ्रूट्स अच्छे होते हैं दोस्तों। किसी प्रकार की बीमारी वगैरह रहने का चांस नहीं रहता है। और इनमें अपन जैसे रासायनिक कौन सा होगा आप जानते होंगे, फसल को जो अपन बीजते हैं पहले, तो उसमें अपन डीएपी वगैरह डालते हैं। फसल में जल्दी ग्रोथ हो तो उसके लिए अपन क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं। देखा होगा आपने, यूरिया दाने दाने से होता है, अपने खेत में बिखेर देता है किसान, तो वो यूरिया होता है। इससे भी क्या होती है, फसल थोड़ी तेज गति से वृद्धि करती है और अच्छी पैदावार होती है। तो अपन को क्या करनी है, ऑर्गेनिक खेती करनी है, जिससे कि किसी भी प्रकार के बीमारी वगैरह नहीं हो और अपन को स्वस्थ और अच्छे मात्रा में सब्जियां और फल फ्रूट्स अच्छी मात्रा में मिले, स्वस्थ मिले। समझ गए? ऑर्गेनिक खेती वो होती है खाद वाली होती है, कहने का मतलब आप समझ गए कि या किसान पानी वानी में डाल के उसको मिला के तैयार करता है देसी तरीके से, तो उसको अपन बोलते हैं जैविक खेती। तो दोस्तों ये मैंने आपको जैविक खेती के बारे में बता दिया। अब आगे लिखो, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करना। तीसरा अपना होगा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं का विकास करना, लिख लो, या विस्तार करना, एक ही बात है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना। कितने पॉइंट हो गए? 3 हो गए। साख सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में लिख दो आप, साख सुविधाओं को। ये साख वापिस आ गया। अब साख बार बार मैं नहीं बताऊंगा, ये लोन होता है सर, है ना। साख सुविधाओं को बढ़ाना, लोन दो भाई किसानों को, जिससे कि पैदावार बढ़े, उनके पास यंत्र वंत्र सब खरीद सके, है ना। समझ गए? और देख लो, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व कुटीर उद्योगों का, आप रीडिंग करोगे तो याद हो जाएगा दोस्तों आपको। कुटीर उद्योगों का क्या करना, विकास करना। और आप लिखो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या लिखोगे, कृषि का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप वो लिखोगे, इसमें कृषि में क्या लिखना है, कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन प्रणाली में सुधार करना। कृषि विपणन प्रणाली में दोस्तों आप सुधार कर दो। और एक और लिख लो आप, रोजगार के अवसरों में ग्रामीण क्षेत्रों में, कितने लिख लो दोस्तों ऐसे तो, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।
कितने लिख लो, इनका अंत थोड़ा है। ग्रामीण विकास का मोटा मोटा हो गया, शिक्षा बढ़ा दो, स्वास्थ्य बढ़ा दो, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ा दो, सड़क पानी जल की व्यवस्था कर दो, रोजगार दे दो, कृषि का विकास कर दो, रोजगार के क्षेत्र दे दो। ये सारे मैंने बता दिए। रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर दो, कृषि विपणन कर दो, कृषि का विकास कर दो, लघु कुटीर उद्योगों का विकास कर दो, साख सुविधाओं लोन दे दो उनको, शिक्षा सुविधाओं का कर दो, जैविक खेती कर दो, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और रोजगार निर्धनता में कमी कर दो। ये ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य बिंदु है दोस्तों। एक यहाँ वर्ड आया कृषि विपणन मार्केटिंग। यार ये कृषि विपणन क्या होता है, ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है, लोगों को पता नहीं था कृषि विपणन। कृषि विपणन मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, शब्दों के साथ खेलना आप मेरे से सीखेंगे आप। विपणन क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग, विपणन क्या होता है। मार्केटिंग एक तो सर बताएंगे आपको बिजनेस में विपणन, लेकिन कृषि में विपणन क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको दोस्तों। देखो कृषि में विपणन कुछ नहीं है, जो कृषिगत जो कृषि में उत्पादित जो पदार्थ है, अपने पास उत्पादित पदार्थ है, एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट दोस्तों, ये उत्पादित जो पदार्थ है उनका क्या करना है, संग्रह करना है, उनका भंडारण करना है, संग्रह करना है, भंडारण करना है, उनकी पैकिंग करनी है, ठीक है, और उनका वितरण है। ये सब किस में आते हैं, कृषि विपणन में आता है ना। कृषि विपणन का विकास करना दोस्तों, गांव के क्षेत्रों को आप पहले वो कृषि उत्पाद लाए, घर से उन्होंने काटा, फिर वो क्या करें, उनका संग्रह होना चाहिए, संग्रह करते ही जगह उनकी सुविधा होनी चाहिए। फिर भंडारण, मान लो कि प्याज बोया किसी किसान ने, तो उसको मान लो 4 महीने उसको स्टोर करना है, उसको भंडारण करना है, तो बताओ कैसे करेगा। प्याज तो पानी लगते ही खराब हो जाता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको व्यवस्था देनी पड़ेगी, टिन शेड की व्यवस्था देनी पड़ेगी, जिसमें प्याज क्या रह सके, सुरक्षित रह सके, भंडारण। फिर मान लो कि उनकी पैकिंग भी करना, आप जानते हो प्याज के कट्टे देखोगे आपने रेड से, तो उनके अपन को क्या करना है, उनकी पैकिंग भी करनी है। फिर अपन को मान लो उनको बेचने का समय आ गया, तो उनका अपन को वितरण करना है परिवहन के द्वारा, तो इसमें वितरण और इसमें किसके द्वारा करना है, परिवहन के द्वारा। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको किसान को देनी है दोस्तों। आप समझ गए होंगे कृषि विपणन इजी सा कुछ नहीं, एकदम दिमाग में इमेज बनाया करो आप हर चीज़ की। किसान ने प्याज बोया ठीक है, उसकी कटाई की, तो उसको एक जगह पहले स्टोर किया, स्टोर करने के बाद उसको बाद में एक लंबा भंडारण करेंगे। एक तो काटते जब स्टोर करते थोड़ी, फिर एक 3-4 महीने के लिए और लंबा स्टोर चाहिए, तो संग्रह हो गया, फिर भंडारण बोलते हैं उसको। तो खूब दिनों की 3-4 महीने के लिए उसको भंडारण करेगा। फिर उसको मान लो कि अब उसको बेचना है, तो पैकिंग करेगा, चलो भाई कट्टों में डालो, पैकिंग कर दी, पैकिंग करने के बाद उसको वितरण करना है, और वितरण के लिए उसको क्या चाहिए, परिवहन चाहिए। तो ये होता है कृषि विपणन। कभी बोलोगे क्या दोस्तों, जिंदगी में उदाहरण याद रखो दोस्तों, आप उदाहरण याद रखोगे आपके सारे काम हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। कैसे याद करोगे, प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, कृषि वाली एक्टिविटी जाती है, किसान ने क्या बोए, आलू बोए, गेहूं बोए, वो आलू कहाँ है, द्वितीय क्षेत्र में आए, उनसे चिप्स बनी, और चिप्स बनने के बाद वो तृतीय क्षेत्र में आपके पास गई, जहां आपको कम्युनिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी, आपको बैंक की भी जरूरत पड़ेगी, आपको इंश्योरेंस की भी जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार मैंने प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को भी इसी प्रकार समझाया था, और इसी प्रकार मैंने भारत निर्माण योजनाओं को भी समझाया था। इसी प्रकार मैं सभी योजनाओं को भी डायग्राम के द्वारा ही आपको समझाऊंगा, कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये थोड़ा थ्योरी पार्ट था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों, आप इसको उतार लें और अपनी अच्छी क्वालिटी में देखिए। अपनी स्पीड तो वैसे ही फास्ट है, तो आपको ज़्यादा स्पीड फास्ट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं खुद ही आपके लिए स्पीड बन के आया हूँ। अब देखेंगे दोस्तों अपन ग्रामीण साख क्या होती है। अब अपन देखेंगे दोस्तों ग्रामीण साख क्या होती है, इसका थोड़ा अर्थ देखेंगे, ग्रामीण साख के बारे में। ये अपना ग्रामीण था, ग्रामीण विकास के बारे में अपने अध्ययन कर लिया। अब अपना जो मुख्य बिंदु रहने वाला है, वो रहने वाला है ग्रामीण साख। तो आप हेडिंग डालेंगे ग्रामीण साख, रूरल क्रेडिट। हाँ दोस्तों, आप हेडिंग डालेंगे ग्रामीण साख, ग्रामीण साख, जिसको आप अपनी भाषा में लोन बोल सकते हो, सीधी सिखानी है। तो इसकी आप ग्रामीण साख मैंने बता दिया कि ग्रामीण लोगों को अपने व्यवसाय चलाने के लिए, कृषि, पशुपालन और को कुटीर उद्योग जो भी चलाने के लिए जो लोन चाहिए, ठीक है, जो वित्तीय सहायता चाहिए, उसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रामीण साख बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे परिभाषा के रूप में फटाफट लिखेंगे। ठीक है दोस्तों,
इसकी मैं परिभाषा आपको बढ़िया ऑथेंटिक लिखा देता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मैंने बनाई है दोस्तों आपके लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मैंने स्पेशल बनाई है आपके लिए। परिभाषा कहीं नहीं मिलेगी ऐसी परिभाषा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्पेशल बनाई है दोस्तों मैंने आपकी। कृषि पशुपालन, कुछ नाम लिखे मैंने आपको। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कृषि पशुपालन, कृषि पशुपालन उद्योग, एक नाम कुछ कृषि पशुपालन, भूमि विकास, ग्रामोद्योग आदि। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कृषि पशुपालन और बताया मैंने भूमि विकास, भूमि विकास व ग्रामोद्योग, ग्रामोद्योग के निवेश के लिए आगे लिखेंगे, निवेश के लिए जो ऋण दिया जाता है, निवेश के लिए जो ऋण दिया जाता है, उसे ग्रामीण साख कहते हैं। मैंने स्पेशल बनाई है दोस्तों आपके लिए परिभाषा, बड़ा एनालिसिस करके बनाई है दोस्तों। आपको ये इतनी मिलती है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो ऋण दिया जाता है उसे ग्रामीण साख कहते हैं, इतनी परिभाषा थी। लेकिन मैंने इसमें कुछ वर्ड्स जोड़े आपके लिए। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, भूमि के विकास के लिए और ग्राम के उद्योगों में के निवेश के लिए जो आपको पैसा दिया जाएगा उसे ग्रामीण साख कहते हैं, उसे ग्रामीण साख कहते हैं। थोड़ा सा नोट्स में सुधार करना दोस्तों, आपके नोट्स में कटापीटी हो रही, मैं पूरी करा दूँ, उसके बाद मुतालिया करो दोस्तों आप। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कृषि पशुपालन, भूमि विकास व ग्रामोद्योगों के कार्यों में, थोड़ा अच्छी लगती है ना परिभाषा, चलो कटापीटी हो जाए, पर एक अच्छा मतलब कि आपकी एक देसी भाषा में जो आपको वर्ड्स मिले ना, उसका दोस्तों एक अलग ही अंदाज होता है। मैं ऐसे किताब वाले वर्ड्स नहीं ला रहा हूँ आपके लिए, एकदम इजी वर्ड ला रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कृषि पशुपालन, भूमि विकास व ग्रामोद्योग के कार्यों के निवेश के लिए जो ऋण दिया जाता है उसे ग्रामीण साख कहते हैं। अब दोस्तों इसमें थ्योरी वो भी है, ग्रामीण साख क्यों दी जाती है, क्योंकि गाँव में आर्थिक स्थिति खराब होती है, इसलिए उनको ग्रामीण साख की आवश्यकता होती है, उनको वो चाहिए कृषि यंत्र। तो फालतू ये थ्योरी है, मैं थ्योरी में ज़्यादा विश्वास नहीं करना अपने को। आपको सब पता है, आपका लेवल है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या लिखने की जरूरत है ना। तो ठीक है, ग्रामीण उसे साख कहते हैं। इसके दोस्तों अपन आगे लेते हैं, इसके आगे अपन लेते हैं ग्रामीण साख कितनी प्रकार की होती है, अवधि के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर होती है। तो उसका दोस्तों अपन अध्ययन करने वाले हैं। एक सेकंड में इसको साफ कर देता हूँ। ग्रामीण साख दो प्रकार की होती है, उद्देश्य के आधार पर अपन दो भागों में बांटेंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को देखना चाहिए। उत्पादकारी हेतु और गैर उत्पादकारी हेतु, ये है मोस्ट। तो ग्रामीण साख ये होती है दोस्तों, ये होती है अवधि के आधार पर, अवधि के आधार पर तीन प्रकार की होती है दोस्तों। ये है मोस्ट, कौन कौन सी, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। ऐसे बनाने नोट्स दोस्तों। मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अल्पकालीन जो ग्रामीण साख, आप समझ गए, साख का मतलब लोन लेना है। अब लोन किस प्रकार लिया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, तीन प्रकार से लिया जाता है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन कैसे लेंगे दोस्तों, 15 महीने तक जो लोन ले लिया ना, वो तो हो गया अल्पकालीन, और 15 महीने से लेकर 5 साल तक जो लोन लिया वो हो गया मध्यकालीन, और 5 साल से ऊपर और 20 साल तक जो लोन ले लिया वो हो गया आपका दीर्घकालीन लोन हो गया। दोस्तों समझ गए होंगे, आपको मैं सारा मौखिक भी बता देता हूँ। अल्पकालीन में अपन किसके लिए लेंगे, अरे कम समय के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, बीज का थोड़ा सा पैसा लगता है यार, बीज लेके आ जाए, खाद लेके आ जाए, यूरिया, उर्वरक वगैरह आदि के लिए चाहिए ना,
समझ होंगे आप। फिर थोड़ा सा मध्यकालीन क्यों चाहिए, फिर चलो आपको कोई कृषि यंत्र खरीदना है, जैसे किसान के पास ट्रैक्टर होता है तो ट्रैक्टर क्या लगती है, ट्रॉली लगती है, वो हल लगते हैं, वो नहीं होती कि क्या क्या साधन है ना, कल्टी वगैरह क्या क्या बोलते हैं उनको, समतल करने के लिए ना, एक वो पत्थर का सा होता है या लकड़ी का, जो भी ऐसे कुछ भी यंत्र मान लो आप, इन यंत्रों के लिए मध्यकालीन ऋण चाहिए। कम अवधि के लिए चाहिए तो आपको बीज वगैरह के लिए चाहिए, और दीर्घकालीन चाहिए तो आपको कोई यंत्र खरीदना है, मतलब यंत्र क्या, मशीन खरीदनी है आपको, मशीन खरीदनी है आपको, भूमि का क्रय करना है। तो आदि कौन से होते हैं, दीर्घकालीन ऋणों में आते हैं। तो दोस्तों आप इनमें हेडलाइन अल्पकालीन लिखेंगे, आप ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी, अपने को 4 8 के दोहरा पढ़ना है। अल्पकालीन में आप लिखेंगे, अल्पकालीन ये होता है 15 महीने तक, 15 महीने तक लिख देंगे, समझदार हो, आपको सिलेक्शन लेना है। मध्यकालीन होता है 15 माह से 5 वर्ष तक, और दीर्घकालीन होता है आपका 5 वर्ष से 20 वर्ष तक होता है, वो दीर्घकालीन होता है। क्यों लिया जाता है, ये लिया जाता है भूमि क्रय के लिए या मशीन क्रय के लिए, दो गए, ठीक है दोस्तों। ये क्यों लिया जाता है बताओ, देखें, ये लिया जाता है यंत्रों की खरीद के लिए। आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, यंत्रों की खरीद के लिए, भूमि क्रय के लिए, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं एग्जाम में। क्वेश्चन यहाँ से हिट कर सकता है ऊपर वाले से। और जो अल्प समय के लिए जाता है वो क्यों लिया जाता है, वो लिया जाता है खाद बीज, है ना, खाद बीज आदि के क्रय के लिए। आपकी बस थोड़ी स्थिति ठीक हो जाए, आपको समझ में आ जाए, इसलिए ये अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन लोन इस प्रकार अपने लिए जाते हैं। उद्देश्य के आधार पर उत्पादक और एक गैर उत्पादक या अनुत्पादक लिख दो, ये वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी उत्पादक का, अरे अपन उद्देश्य के आधार पर ले ले, एक तो उत्पादक और एक अनुत्पादक। उत्पादक अपन ऐसा लोन ले जिससे अपन को उत्पादन में फायदा मिले, कैसे, जैसे कि आपने किस पर ले लिया, जैसे आपने कि कृषि के लिए ले लिया, कृषि पशुपालन आदि में निवेश करने के लिए जो आपने पैसा लिया वो तो हो गया उत्पादक, मतलब कि आपको प्रोडक्शन मिलेगा, इससे उत्पादकता होगी। और अनुत्पादक कार्यों के लिए ले लिया आपने, उद्देश्य का उत्पादक कार्यों के लिए और अनुत्पादक कार्यों के लिए दे दिया, तो उन अनुत्पादक मतलब आपने पैसे बैंक से लोन ले लिया और आप उनको ऐसी जगह लगा रहे हो जहाँ से आपको कोई रिटर्न ही नहीं है, तो बताओ कहाँ लगाते हो। और ऐसे पैसा किसान ले लेता है, फिर शादियों में लगाता है क्या, शादियों में या मृत्यु भोज में आदि में बेचारे को पैसे की जरूरत होती है, शादी में पैसे बैंक से लाए, कृषि में तो लगाए नहीं, और वहाँ जरूरत पड़ गई, शादी आ गई, शादी में लगाने थे, लगा दिए 10-15 हज़ार रुपये, ठीक है। तो वहाँ शादियों में, मृत्यु भोज में, ये आप ये भी लिख सकते हो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जो लोन लिया जाता है उसको अनुत्पादक और उत्पादक, ज़्यादा इस पर अपन को बहस नहीं करनी है। ये दोस्तों आपका उत्पादक और अनुत्पादक हो गया। ग्रामीण साल के दोस्तों अपन को स्टोरी पढ़ने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या उतार ले। फिर इसके आगे दोस्तों अपन नेक्स्ट चलते हैं। उत्पादक और अनुत्पादक कार्य। अब नोट लिखेंगे, एक आप नोट डालेंगे आप छोटा सा, फिर आप उत्पादक ऋणों को बढ़ाना व उत्पादक ऋणों को बढ़ाना व गैर लिख लो रे आप, गैर उत्पादक। गैर कार्य तो पता है क्या आपको, गैर क्या होता है, तो कानूनी होता है, गैर कानूनी होता है। गैर आते हमेशा उल्टा हो जाता है, ये वर्ड भी खूब बार देखने को मिलता है, पता नहीं रहता लोगों को गैर क्या होता है। गैर यानी जो वर्ड है उसका ऑपोजिट कर लो, कानूनी तो गैर कानूनी। उत्पादक और गैर उत्पादक, मतलब गैर उत्पादक क्या, जिससे अपन को उत्पादकता मिल रही थी, और गैर उत्पादक जिसको अपन को उत्पादकता नहीं मिल रही, तो वो होता है गैर, ना।
ये वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं अनुत्पादक ही लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। उत्पादक ऋणों को बढ़ाना हुआ है, अनुत्पादक ऋणों को कम करना ही ग्रामीण विकास है। क्या दोस्तों बताओ, देखिए ग्रामीण विकास नहीं है दोस्तों, कृषि विकास है। कृषि विकास कब होता है दोस्तों, आप उत्पादक ऋण को बढ़ाओ जिसमें उत्पादकता बढ़े, और जो अनुत्पादक ऋण ले रहे थे ना शादी विवाह के लिए, इनको कम करो। तो उत्पादक ऋणों को बढ़ाना व अनुत्पादक ऋणों को कम करना ही क्या होता, कृषि विकास है। को कम करना ही कृषि विकास है दोस्तों। अब अपन पढ़ेंगे स्रोत। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत। तो दोस्तों इसको उतारो, फिर आगे अपने आगे लिखते हैं ग्रामीण साख के स्रोत। इसके आगे अपन लिखते हैं दोस्तों ग्रामीण साख के स्रोत। ग्रामीण साख के स्रोत कौन से बहुत बार एग्जाम्स में आ गया, बैंक एसएससी सभी एग्जाम्स में आता है। इजी सा क्वेश्चन है, सभी का सही होता है दोस्तों, कोई ज़्यादा नहीं है। संस्थागत स्रोत और एक होता है दोस्तों गैर संस्थागत स्रोत। आ गया ना वापिस गेर पीछे नहीं छोड़ने वाला आपका, ठीक है। मैंने बता दिया ये संस्थागत है तो गैर संस्थागत, यानी संस्थागत नहीं है, इसका मतलब गैर का ही हो गया, गैर संस्थागत स्रोत। वैसा सबको पता है, ज़्यादा रामायण करने की जरूरत नहीं है। ग्रामीण साख है, उसके क्या क्या स्रोत है भाई। ग्राम के लोग कहाँ से लोन ले, तो कहाँ से लेंगे, एक तो किसी संस्थाओं से ले लेंगे, अरे गैर संस्थागत जो संस्था ही नहीं है उनसे ले लेंगे। तो गैर संस्था अगर आपको पता है किस किस से लेंगे बताओ, देखिए साहूकार से ले लेंगे, और बताओ व्यापारी से लोन ले ले, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। तो साहूकार से ले ले, व्यापारी से ले ले, और बताओ जमींदार से ले ले, जिसको अपन भूमि स्वामी भी बोल सकते हैं, और बोलो अरे रिश्तेदारों से ले लो, संस्था है क्या रिश्तेदार भी कोई, रिश्तेदारों से ले ले, मित्रों से ले ले, दोस्तों से ले ले। तो वो कौन से है ग्रामीण साख के स्रोत में गैर संस्थागत, जो संस्था से रिलेटेड नहीं है। साहूकारों से ले लिया, व्यापारी से ले लिया, जमींदार से ले लिया, रिश्तेदारी से ले लिया, आदि जो होते हैं गैर संस्थागत होते हैं। तो सर संस्थागत कौन से होते हैं, संस्थागत में आप लिखो दोस्तों, जैसे कि आपने व्यापारिक बैंकों से ले लिया, ये व्यापारिक बैंक और ये वाणिज्यिक बैंक, सर ये क्या होते हैं, ये एक ही होते हैं दोस्तों। व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक से आपने ऋण ले लिया, वो संस्थागत है। वाणिज्यिक बैंक कौन से होते हैं दोस्तों, ऐसे बैंक जो अपने व्यवसाय के लिए काम करते हैं। वाणिज्यिक बैंक कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं जिन्हें। पढ़ेंगे हम दोस्तों रिजर्व बैंक की अनुसूची में वाणिज्यिक बैंक कौन से है, कब इनका राष्ट्रीयकरण, सभी पढ़ेंगे। अपने काफ़ी लंबा होने वाला है दोस्तों। तो अपने संस्थागत स्रोत कौन से होंगे, व्यापारिक बैंक होंगे, वाणिज्यिक बैंक हो गए, या आप लेते हो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मान लो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसको आरआर भी बोलते हैं, ये भी दोस्तों अपन पढ़ेंगे। या आप लेते हो किसी सहकारी बैंक से, कोऑपरेटिव से, सहकारी बैंक से आप लोन लेते हो, तो ये भी आपका इसमें आ गया। और क्या, और कौन कौन से आ गए, जैसे बताओ, जैसे व्यापारिक बैंक आ गए, क्षेत्रीय बैंक आ गए, सहकारी बैंक आ गए, आप बहुत सारे नाम लिख सकते हो। नाबार्ड है, नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक, ये राष्ट्रीय नाबार्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। कब स्थापना हुई थी, 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी, कौन सी कमेटी के आधार पर हुई थी। नाबार्ड का क्या काम, मतलब पुनर्वित्त का काम होता है, रिफाइनेंस का काम करता है, सभी व्यवस्थाएं अपन पढ़ेंगे। नाबार्ड से ले लो। और कौन सा बैंक होता है गाँव में, अरे भूमि विकास बैंक से भी ले सकते हो क्या, बिल्कुल सर, भूमि विकास बैंक से। जो भी है सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता ग्रुप, इससे भी आप ले सकते हो। ये भी सभी क्या संस्थागत स्रोत में जाने जाते हैं दोस्तों। वाणिज्य बैंक है ना, सभी इस प्रकार आ गए दोस्तों, है ना। एक आप और लिखना चाहो तो सरकार और लिख दो दोस्तों। इस प्रकार ये हो गए अपने संस्थागत और गैर संस्थागत हो गए। बताओ दोस्तों, इसमें कहाँ भी किसी को दिक्कत आई क्या, व्यापारी को क्या बोलते हैं, महाजन भी लिखते हैं ना, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन काफ़ी लंबा हुआ। आपने आज अपने ग्रामीण के बारे में जाना, ग्रामीण विकास के बारे में जाना, ग्रामीण विकास में कैसे साख की लेते हैं वो भी जाना, ग्रामीण विकास में कौन कौन से फैक्टर आते हैं, सड़क, पानी, बिजली, मकान, शिक्षा सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं आदि भी जाना अपने दोस्तों। फिर अपने जैविक खेती वो भी अपने थोड़ा सा पढ़ा था। फिर अपने ग्रामीण साख के स्रोतों के बारे में जाना कि 3 भागों में उनको बांटते हैं, किस किस अवधि के आधार पर, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। टाइम देखा 15 महीने, 15 महीने से 5 वर्ष, और 5 वर्ष से 20 वर्ष अपने ये भी देखा। फिर उत्पादक और
गैर उत्पादक कार्यों पर जो लोन लेते हैं वो भी अपन ने देखा। कृषि विकास कब होता है? जब उत्पादक कार्यों पर ऋण को बढ़ा दिया जाए और गैर उत्पादक कार्यों पर ऋण को कम कर दिया जाए, तो वही आपका क्या होता है? कृषि का विकास होता है। फिर अपन देखिए ग्रामीण साख के स्रोत में ग्रामीण लोग कहाँ कहाँ से अब लोन की व्यवस्था करते हैं, कहाँ कहाँ से वो लोन लेते हैं। तो दो स्रोत है ग्रामीण साख के, संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत स्रोत जो संस्थाएं नहीं है तो उसमें अपन ने देखा कि साहूकार है, व्यापारी है, जमींदार है, रिश्तेदार है, मित्र है आदि से जो अपन लोन लेते हैं वो गैर संस्थागत की श्रेणी में आता है। और संस्थागत की श्रेणी में अपन ने देखा कि जो बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, वो बैंक संस्थागत श्रेणी में आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संस्थागत श्रेणी में आता है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, नाबार्ड है, भूमि विकास बैंक है और सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता ग्रुप आदि जो इनके बारे में अपन ने पढ़ा, ये सभी संस्थागत स्रोत में आते हैं। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत स्रोत नहीं है। भाई साहब सबसे इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका होता है। निम्नलिखित में कौन सा संस्थागत स्रोत नहीं है? संस्थागत स्रोत नहीं है, इसको तो फटते ही नहीं भाई साहब, क्योंकि इजी क्वेश्चन आ गया ना। और बक्के वाणिज्यिक बैंक दिखता है, लो साइक कर दिया गोला, और हो गए आप भी हो गए गोल वहीं पर। एक एक क्वेश्चन को गहराई से पढ़ना है, धैर्य से करना है दोस्तों। बिल्कुल ये टिप्स भी आपको मैं बताऊंगा कैसे पेपर को हल करना है, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करना और एग्जाम ड्यूरेशन में 3 घंटे या 2 घंटे आपका माइंड कैसे काम करता है, सफलता वहीं पर निर्भर करती है दोस्तों आपकी। तो संस्थागत स्रोत ये आएंगे यानी इनमें से कौन सा नहीं है या सभी है, ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे। तो दोस्तों आपको सावधान रहना है, आपको इस प्रकार ये क्वेश्चन करने हैं, आपको मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, हंसते रहना है और हमारे साथ बने रहना है, आपको पढ़ते रहना है दोस्तों। अपनी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तभी तक आप सभी को बाय।